अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक, जो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कंसर्न शो किए गए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं। मासी में हमने देखा कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते रहे हैं, दहशतगर्दी का गढ़ रहा है वहां पर। इस पर आज ये बड़ी डेवलपमेंट के तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की शिकायत पर अफगान तालिबान की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है। बाकायदा तौर पर सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जो कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेगी और साथ ही साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी खबरदार कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात हल करे। और साथ में ये भी कहा गया है तालिबान की जानिब से कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या दूसरी कोई भी दहशतगर्द तंजीम हो, उसे खबरदार कर दिया गया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी भी मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लिए कितना सेटिस्फाइंग है, इसके क्या नताइज होंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए हुए 3 साल का अरसा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस पर भी बड़ी हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और 3 सालों में हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही या अचीवमेंट्स रही हुकूमत की, इस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी तनकीद करती है। आज जरा हम बात करते हैं कि पीटीआई के दावे और वादे किस हद तक पूरे हुए, जो उनके मंशूर में शामिल थे कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे, लूटी दौलत पाकिस्तान लाने का जो ख्वाब है वो कितनी हद तक शर्मिंदा ताबीर हुआ। फिर बल्दियाती इंतखाबात, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, फिर इदारा जाती रिफॉर्म्स के हवाले से कितना इस पर अमल दरामद हुआ, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट जो है जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। खारजा पॉलिसी पर सूरत हाल क्या रही, सारे मामलात पर तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज अवान साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज अवान साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल से ही आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से कंसर्न शो किए गए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। हमने देखा कि मासी में भी जिस तरीके से दहशतगर्दी में मुलव्विस रही है, अब हालिया जिस तरह से जेल से भी इन्हें रिहा किया गया, इस पर एक डेवलपमेंट ये हुई है कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जो पाकिस्तान के जो कंसर्न हैं उनको दूर करेगा। तो सर क्या समझते हैं, कितना सेटिस्फाइंग है पाकिस्तान के लिए? थैंक यू वेरी मच। सुनिए, देखिए ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादे और उनकी जो पूरी तंजीम है वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले तमाम एलिमेंट्स को उन्होंने वार्न किया है और वो उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यही प्लेजेस उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दी हैं। लेकिन देखिए उसमें 2 बातें, लेट्स बी वेरी फेयर। पहली बात यह है कि अभी तक तालिबान की हुकूमत कायम नहीं हुई है, अभी तक उनकी रिट पूरे मुल्क पर बहसियत हुकूमत कायम नहीं है। अभी अमेरिका 31 अगस्त की डेट को वहां से निकलने की तारीख जो है उसमें देखना है कि वो हतमी तौर पे विड्रॉल वहां से करके जाते हैं या नहीं जाते। और फिर जो उनके लोग थे जिन्होंने 20 बरस उनके साथ हुकूमत की, जिस तरह अब्दुल्ला और कारजाई, और ये लोग हैं कि ये हुकूमत फॉर्म करने में अपना क्या किरदार अदा करते हैं और अमेरिका का इन्फ्लुएंस उसमें कितना रहता है। अब मैं समझता हूँ तालिबान के ऊपर इस तरह की डिमांड्स की बूछाड़ कर देना कबल अज वक्त इसलिए है कि वी हैव लिव्ड विद टीटीपी फॉर 20 इयर्स। हमने उनका मुकाबला भी किया, उन्हें मारा भी, और उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी की। तो अगर मैं समझता हूँ कि तालिबान दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर चेंज्ड, वो मुल्क में, रीजन में और नेबरिंग कंट्रीज के लिए बिलखुसूस अमन की नवीद मुसलसल दे रहे हैं। तो पहले जब तक उनकी हुकूमत फॉर्मुलेट नहीं हो जाती, ये अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उनका जो दोहा एग्रीमेंट है उसमें उन्होंने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये प्लेज दी हुई है कि हम किसी को इस्तेमाल
नहीं करने देंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वी कैन वेट एंड सी कि उनकी हुकूमत का क़याम होता है, और फिर जो पंजशीर में अभी डेवलपमेंट्स थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं, बिल्कुल। वो और अमेरिका के वो हवारी जिन्होंने 20 बरस इक़्तिदार के मजे लिए हैं, वो क्या किरदार अदा करते हैं और उनको अमेरिका किस तरीके से इक़्तिदार में शराकतदार बनाता है, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि आइंदा आने वाले दिनों में नक्शा क्या होगा। बहरहाल ये उनकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जिसको पाकिस्तान के जो कंसर्न्स को सुना कि आप कह रहे हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है अफगान तालिबान की जानिब से। एहतशाम साहब, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए सोनिया, एश्योरेंसेस दे देना, कलेक्टिव एश्योरेंसेस दे देना अपनी तालिबान की क़यादत की तरफ से कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक बयान है, एक आम सा बयान है, ठीक है, इसमें वज़न नहीं है। लेकिन खुसूसी तौर पे जनरल साहब इन तालिबान के लीडर, अफ़गान लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की तरफ से ये आ जाना कि जी पाकिस्तान के कंसर्न्स दूर किए जाएँ और कमीशन बनाया गया, मेरा ख्याल है ये बड़ी अहमियत वाली बात है। दूसरा बयान उसके बाद जो है सुहेल शाहीन जो बैठे हुए हैं वहाँ पे क़तर में, और इनके हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के तर्जुमान, वो ये कहते हैं कि जनरल साहब के पाकिस्तान के कंसर्न बड़े जायज़ हैं, बड़े जेन्युइन हैं कि अफ़गान सरजमीन से उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी होती है। अब देखें, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि अब इस स्टेज पे पुरानी बातें भूल जाते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है और ख़ास तौर पे इनकी रिट अगर तालिबान की मजबूत नहीं होती तो ये उनके लिए नुकसान की बात है। वो डेफिनेटली चाहेंगे, क्योंकि आइंदा का सिनेरियो जो बन रहा है, कहने वाले तो लोग कह रहे हैं कि बाहर की फोर्सेस चाहती हैं, बड़ी हैरान है कि अभी तक सिविल वार क्यों नहीं शुरू हुई, और दाइश को लाने की बातें भी यहाँ पे हो रही हैं, अलकायदा यहाँ बैठा हुआ है, दाइश वाले भी किसी हद तक है, उसके बाद टीटीपी तो है ही वहाँ पे। तो हमारा तो कंसर्न यही है, जिस तरह आप देख लें चाइना का बड़ा सीरियस कंसर्न है, बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी वो जिस तरह वहाँ पे सिंकियांग में करती है, और फिर आप देख लें सेंट्रल एशिया में जिस तरह परेशान है रशिया वाले, उनके वहाँ पे मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे उनको ख़तरा है। चेचनिया, उन्होंने मुसलमान आबादी का इलाका तबाही फेरी, बड़ी मुश्किल से जिसको कहते हैं कि बगावत को क्वेल किया था रशिया ने, लेकिन उनको ख़तरा है कि इस तरह की लहरें अगर होंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखें सुनिए, बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि इस टीटीपी के बारे में जनरल साहब आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमेशा हमने सुना है, लोग कहते हैं कि जी टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो कहते हैं एक ही सिक्के के दो रुख है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में हमारी ये यहाँ की जो टीटीपी है, इन्होंने एलिजियंस दी हुई थी मुल्ला उमर को मरूम को, तो लोग अभी भी ख़तरे में हैं, डर में हैं कि जी खुदा ना खास्ता, कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि अगर जानबूझ के तालिबान को, उनकी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, रेट कायम ना करने दी गई, दुनिया ने रिकगनाइज ना किया, तो फिर ये रिएक्शन भी आ सकता है। रिएक्शन इसी सूरत में आएगा कि ठीक है, आप हमारे साथ कर रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, दहशतगर्दी और सारे मामलात अपने, लेकिन वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा जिसको कहते हैं सबक सीखा है 20 सालों में, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की बात हो। मेरा ख्याल है हमारे लिए ये दो स्टेटमेंट, और तीसरा जनरल साहब गुलबदीन हिकमत यार का स्टेटमेंट आना, हिज़्ब इस्लामी के जो सरबराह हैं, कि जी भारत मुदाखलत ना करे अफगानिस्तान, वो जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसका बदला वहाँ ना ले। मेरा ख्याल है ये तीन स्टेटमेंट आ जाने के बाद मेरा ख्याल है एक तो NDS रॉ जो को ब्रेक हुई है, आइंदा आने वाले दिन में ब्रेक होगी, तो मेरा ख्याल है इसकी बड़ी अहमियत है। और मेरा डेफिनेटली तालिबान के लीडरशिप वहाँ पे जो बैठी है टीटीपी वाले, उनको समझ आएगी, लेकिन अभी फौरी तौर पे कुछ हो भी नहीं सकता, उनको मारा भी नहीं जा सकता। कहते हैं ना गढ़ है पख्तिया में भी और कुन्नड़ में भी और नूरस्तान में भी, इनके कैसे दूर होंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है जनरल साहब इनकी तादाद 10 से 15 हज़ार है, कुछ कहते हैं 8 से 10 हज़ार है, लेकिन बड़े जिसको कहना चाहिए कि नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं। पिछले 3-4 दिनों में इन्होंने देखा पाकिस्तान पर हमले किए, अभी अगले दिन एक कप्तान की शहादत भी हुई है इस हवाले से, तो वो क्लेम भी करते हैं हमने किया, दासू को भी क्लेम करते हैं हमने किया, सारा ये मामला। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए एक चीज़ जनरल साहब जो दुनिया जिस पे बड़ी वरीड है, मैं चाहूँगा आप उस पर बात करें कि अमेरिकन यहाँ से जिस तरीके से गए हैं, नहीं समझ आ रही लोगों को कि ये बाय डिज़ाइन था या बाय डिफ़ॉल्ट था। आज टोनी ब्लेयर जिसके बारे में पहली मरतबा आया था कि जी पोडल अमेरिका का, वो उसने भी कहा है कि जी हमें किसी जिसको कहना चाहिए एतमाद में लिए बगैर इन्होंने मायदा किया तालिबान से, और इनखला भी इन्होंने ऐसा किया। अब लोग कह रहे हैं कि $80 बिलियन का एक फिगर नज़र आ रहा है कि जी असला पड़ा हुआ है वहाँ पे, और जिसमें जनरल साहब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है
इनकी तादाद 60 बताई जाती है। वो कहते हैं दुनिया के 2.25 ममालिक में से 120 ममालिक के पास भी ये 60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इन हालात में जबकि आप देख लें इतना असला बारूद छोड़ के गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ तालिबान के साथ है, जिस तरीके से वहाँ से इवैक्यूएशन हो रही है, गोली नहीं चल रही। आपको क्या लगता है कि खुदा ना खास्ता बीच में कुछ ऐसा भी है कि जानबूझ के किया जा रहा है, और फिर ये कि अगर ये तालिबान टीटीपी नहीं मानती है पाकिस्तान वाले तो फिर क्या होगा? थैंक यू एहतिशाम साहब। देखिए, अभी मेरी बात जरा तसल्ली से सुन ले। पहली बात यह है, मैंने क्यों कहा था कि अभी दबाव डालना जायज नहीं है, उसकी वजह है अगर खुदा न खास्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से इनकी हुकूमत की फॉर्मेशन से पहले हमला आवर होती है तो इंटरनेशनल कवानीन क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पहली बात यह, क्या हम उस वक्त उनके स्ट्रांग होल्ड्स के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे उस मुल्क में जो हमारा पड़ोसी है और जहां अभी तक किसी हुकूमत का क्याम ही नहीं हुआ? तो क्या हम वहां एयर स्ट्राइक्स करने चले जाएंगे या हार्ड परसूट ऑपरेशन करेंगे? अगर हम एहतजाज करते हैं तो किससे करेंगे? अगर हम उनकी कस्टडी चाहते हैं तो किससे बात करेंगे? जब तक वहां अफगानिस्तान में हुकूमत कायम नहीं होगी, मुतालबात की बौछार कर देने से तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी वहां हुकूमत कायम हो, जितना जल्दी वो अपनी स्टेट को अपने कंट्रोल में लें, उतना जल्दी उनकी जो प्लेजेस हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये प्लेजेस हैं और उनमें रियलिटी तब आ सकेगी जब वहां पर उनकी हुकूमत कायम हो जाए। अब रहा दूसरी बात कि 80 बिलियन का वहां असला पड़ा है। वेल, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने नवाजा है अमेरिका ने बहुत खूब। तो अगर ये ब्लैक हॉक्स की बात करें, ब्लैक हॉक्स को ऑपरेशनलाइज करना इज नॉट अ जोक। अगर उनके पास 7 ब्लैक हॉक हो भी तो 60 ब्लैक हॉक को उड़ाने के लिए उन्हें कम से कम 180 पायलट्स चाहिए ब्लैक हॉक के, फिर एक कांस्टेंट मेंटेनेंस टीम चाहिए, सप्लाईज की एक अश्योर्ड लाइन ऑफ सप्लाईज चाहिए, स्पेस की, लॉजिस्टिक्स की, जो उनको सस्टेन कर सकेगी, और फिर उनको इस्तेमाल वो कहां करेंगे? तो ये कह देना कि वहां इतना कुछ रख दिया गया है और ये कल खतरनाक साबित हो सकता है। वेल, अब देखना यह है कि जब अमेरिका अपना फाइनल विड्रॉल करता है और इस हुकूमत को रिकग्नाइज करने के लिए वो 2 टूल यूज करेंगे अमेरिकन। एक वो क्वर्शन है और वो फ्रोजन एसेट्स हैं जो फ्रीज कर लिए गए हैं। उन एसेट्स को जब तक वो लिक्विडेट नहीं करते, जब तक अफगान गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल नहीं करती, वो एक रिसोर्स स्टार्व्ड हुकूमत होगी जो अपनी रिट एस्टैब्लिश नहीं कर सकती, अपने अवाम को डिलीवर नहीं कर सकती, अपने अदारों को तनख्वाहें नहीं दे सकती, अपनी आर्म फोर्सेस को सैलरी नहीं दे सकती। तो वहां तो एक लार्ज स्केल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर दूसरी है, इन्हीं जो इक्विपमेंट वो दे के गए, इनके स्पेयर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अगर इनको वो रोक लेते हैं तो वो तो हुकूमत के हाथ उन्होंने पीछे बांध दिए। हुकूमत अपनी रिट कैसे एस्टैब्लिश करेगी? इसलिए मैंने कहा था कि अमेरिका का विड्रॉल 31 अगस्त की जो डेट दी हुई है और उस विड्रॉल पर अमेरिका एक कंडीशन रखेगा, जिस तरह उन्होंने एक जमाने में स्टिंगर्स वापस खरीदे थे कि हम यहां से निकल रहे हैं, हम आपके एसेट्स डिफ्रीज कर रहे हैं, उनको आप लिक्विडेट, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम अपना ये जो सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट है इसको हम वापस ले जाने के लिए कुछ शॉर्टेज फ्लाई करेंगे और हम अपना ये इक्विपमेंट ले जाएंगे, या इसको वो उड़ाकर अपने पायलट कतर में ले जा सकते। ये तो जंग में तो बड़ा ये क्रूअल मामला होता है, इतनी आसानी कौन देता है कि जी आप अब हमारे जाने के बाद हमें फैसिलिटेट करें, हम दोबारा से हम आएँ वापस। ठीक है, इस वक्त कहा जा रहा है 15,000 अमरीकी वहाँ पे मौजूद हैं, 50 से 60,000 वो कहते हैं कि वो अफ़गानी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ काम करते हैं, उनको वापस लेके जाना चाहते हैं। लेकिन बदलते हालात में अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तालिबान को। तो अब एक हुकूमत फ्रेमवर्क बनाने की मुसीबत बनी है, कहा जा रहा है कि ये बड़ी जल्दी फ्रेमवर्क भी आ जाएगा। अब सवाल तो जनरल साहब, लोग यहाँ पे अमरीकी मुबसरीन जो उनको देखें वो उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पेंटागन ने और CIA ने ये सबस बाग दिखाए अपना स्टेट डिपार्टमेंट को और प्रेसिडेंट हाउस को, वाइट हाउस को, कि जी ये जंग जो है ताकत के ज़रिए जीती जा सकती है। अब वो सारा मामला उलट गया। आज आप देख लें, जर्मनी भी, इंग्लैंड भी, सारे यूरोपियन मालिक भी, अखबारात भी तनकीद कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक तूफ़ान उठा हुआ है, कोई दिन नहीं जाता प्रेसिडेंट ट्रंप जो वो कहता है कि तारीख की इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं देखी, तो ट्रंप बाइडन ने दिखाई है। 12% के करीब कहते हैं उसका रेटिंग उसकी नीचे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको लगता है कि कोई
पॉलिसी का रिवीजन होगा कम से कम इस हद तक कि जो कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन चाहते हैं कि ये हिस्सा जंग का हिस्सा बने, यहाँ पे सिविल वॉर हो, यहाँ पे चाइना और रशिया और ईरान और पाकिस्तान ये लड़ें और मरें और यहाँ पे कभी भी जो है ना स्टेबिलिटी ना आ सके। आपको इस तरह के चांसेस लगते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो वेस्ट की मोरालिटी है उस पर तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने 20 बरस तक किसी ने आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म की, जो 2 लाख से ज्यादा इनोसेंट अफगान शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, बिलियन डॉलर्स के, आज 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हुई है। 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स के कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कितने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनी है? क्या वहां पे इंसानियत की फलाह के लिए, अफगानों की फलाह और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहां बनाया क्या है उन्होंने? तो ये उन्होंने अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को फीड किया और वही कॉन्ट्रैक्टर्स वापस पैसा अमेरिका पहुंच गया है। ये तो अमेरिका में अगर कहीं कोई मोरालिटी है या वहां उनके सिविल टैक्स पेयर में अगर कोई जान है तो वो इसका ऑडिट डिमांड करेंगे कि ये आप कहां पे खर्च करके आए हैं। रही यूके और जर्मनी की बात, तो उन्होंने किसी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे 20 बरस आवाज नहीं उठाई कि वहां जितना जुल्म हो रहा है, जितना वेपन यूज किया गया, जितना एक्सप्लोसिव यूज किया है, क्यों है? तो अब देखना यह है कि मौजूदा दौर में मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं कि अमेरिका का वहां से निकल कर जाना अपनी तयशुदा तारीख के मुताबिक, और वहां से उनके जो फंड फ्रीज किए हुए हैं उनको इजाजत देना कि वो इस्तेमाल कर सकें, और 3.5 बिलियन डॉलर्स का जो वादा किया गया था कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस को सस्टेन करने के लिए ये फंड्स दिए जाएंगे, अगर वो ये फंड्स हुकूमत तालिबान को देते हैं और वो उनसे जो वादे किए गए उनसे पूरा करने के लिए ताउन करते हैं, तो फिर तो एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ रोक दिया तो फिर सूरत हाल जो आप कह रहे हैं मुख्तलिफ हो सकती है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जनरल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल को अगर देखें तो सियासी तौर पर अभी हम देख रहे हैं कोई फ्रेमवर्क बन नहीं रहा। आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होगी कि किस तरह की हुकूमत बनती है, फिर अमेरिका और वेस्ट की मुदाखलत अपनी जगह। लेकिन अहम सवाल ये है कि इकोनॉमिकली जो सर्वाइवल है वो कितना मुश्किल हो गया है अफगानिस्तान। बड़ा अहम सवाल है आपका। देखें ना, बात तो यह कि प्रैक्टिकल स्टेप जो लेने पड़ेंगे। अब तो गवर्नमेंट में आने के बाद उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जी मामलात को कैसे चलाना। जैसे कि सबको पता है कि 9.5 बिलियन डॉलर के अफगान हुकूमत के एसेट जो है ना अमेरिका ने फ्रीज़ कर लिए हैं। और फिर आप देख लें कि जिस तरीके से उनकी 400 मिलियन डॉलर की इमदाद IMF ने रोक दी है, और जो 650 बिलियन डॉलर कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में उनको देने थे वो भी नहीं दे रहे। तो IMF तो उन्हीं की बात सुनता है। वो कहा जाता है कि ये वर्ल्ड बैंक IMF क्रिएट ही अमेरिका ने इसलिए किए थे, यूनाइटेड नेशन इसलिए क्रिएट की गई थी कि दूसरी जंग अजीम के बाद के उनके सियासी मफादात कैसे पूरे होने। अब ग्राउंड रियलिटी सोनिया ये है कि इस वक्त आबादी 4 करोड़ की है, एग्जैक्ट 39 लाख की आबादी है, ठीक है नहीं, अफगानिस्तान की, और 20 बिलियन डॉलर 20 बिलियन डॉलर की उनकी इकॉनमी है, GDP है, बड़ी छोटी सी। पर कैपिटा इनकम जो है ना दुनिया में, इस रीजन में तो है, दुनिया में भी कहा जा रहा है सबसे कम है। और दूसरी बात यह है कि अब कमाई का जरिया फौरी तौर पर कोई नहीं है, पैसे कहाँ से आएगा। जो इतलात आ रही हैं, जो हमें बताया जा रहा है कि जी बहुत से वालों से चाइना भी, पाकिस्तान भी, ईरान भी, रशिया भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब देखेंगे क्या करना है, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन सोनिया एक बात माननी पड़ेगी, वेस्ट और अमेरिका का अभी भी जिस तरीके से होल्ड है, जो पैसे के मामलात हैं, वो जब तक वो साथ नहीं देते, मेरा ख्याल है मुल्कों को इकोनॉमिक कंडीशन बुरी जो होती है उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जनरल साहब 2 सवाल और पूछे जा रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपसे कहा था उस पर कॉमेंट ज़रा ज़रूर कीजिएगा कि ये जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान कहते हैं कि ये जो 29 फरवरी 2020 को ये मायदा हुआ, तो उस कहते हैं उसके कोई सीक्रेट नेक्स्चर्स भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन तालिबान का और अमरीकों का रहेगा। अभी सेफ पैसेज की बात है, जिस तरह से 15,000 अमरीकियों को लेके जाना है, 60,000 अफगानी यहाँ से उनके जो सपोर्टर थे वो लेके जाएंगे, प्लस IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल अदारों के लोग वहाँ बैठे हैं वो आएंगे। पाकिस्तान की अब तो उनको ज़रूरत है, तो बड़ी कह रहे हैं जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, यू नेवर नो, स्केप गोटिंग
अभी तो वहाँ पे शुरू हो गया काम, ब्लेम गेम अमेरिका में, उनके थिंक टैंकों ने जान छुड़ानी है अमेरिका की, ये कह के जी पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग इनकी हो सकती है अमेरिका की और तालिबान की फ्यूचर के मामला चलाने में? और दूसरा ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये डीप स्टेट अमेरिका की, वो कहते हैं कि जी उनके लिए कोई मसला नहीं है, ये वो कहते हैं हर दौर में ये 200 साल की जो इस्टेब्लिशमेंट है इसमें टॉप के लोग होते हैं, और वो कहते हैं लूट मार का सिलसिला उन सब में होता है। रॉकफेलर है तो उसका बेटा आगे आ जाएगा, इस तरह से डिक चेनी है तो उसका बंदा आ जाएगा, कोई एनर्जी में इन्वॉल्व है, कोई तेल में इन्वॉल्व है, कोई गोल्ड में इन्वॉल्व। वो कहते हैं कि जी अपने पाव भर की बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो सवाल ये है कि एक तो अमरीकियों के लिए मुश्किलात होंगी, अब ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, पहला बंदा हम देखते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आया था ट्रंप, उसको जल्दी निकाल के भी बाहर फेंक दिया। कितनी तेज़ी के साथ रियलाइजेशन ये अमरीकी अवाम में होगी कि भी हमारे मफादात जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, हमारा पैसा लड़ाइयों पे ज़ाया किया जा रहा है। और दूसरा ये तालिबान के और अमेरिका के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग आप देखते हैं? श्याम साहब देखिए, पहली बात ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ये बड़ा शर्मनाक है अमेरिका के लिए एज अ सुपर पावर के 2.6 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए, 1,40,000 की फौज उनके साथ थी, दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स उनके साथ थी, 20 बरस अफगानिस्तान की सरजमीन उन्होंने ऑक्यूपाई की, 2 लाख अफगानों को उन्होंने शहीद किया। ये सब कुछ करने के बाद नेटो, मोस्ट पावरफुल अलायंस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वहां पे है, 2 वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लंबा प्रेजेंस उनका है अफगानिस्तान में। अगर वो ये अफगानिस्तान के अंदर रहकर ये कहते हैं कि एक छोटे पाकिस्तानी मुल्क ने जो खुद $100 बिलियन का मकरूज है, जिसका एक फौजी अफगानिस्तान में सरजमीन में दाखिल नहीं था, जिसने अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक हमला नहीं किया, एक अफगान फौजी को या सिविलियन को नहीं मारा, अगर उन्होंने बाहर बैठकर ये बाजी उन पर उलट दी है तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मनाक नैरेटिव कोई सुपर पावर पेश नहीं कर सकती। यहां तक तो है इस नैरेटिव का। दूसरी बात जो आपने कहा है, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी कोई डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन लिथियम में, आयरन ओर में, गोल्ड में बहुत रिच रिजर्व्स हैं वहां पे। उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए दुनिया, चाइना जो सॉफ्ट पावर को आगे लेके आता है। देखें, एक रियलिटी इस डिफीट से डॉन हुई है पूरी वर्ल्ड पे कि हार्ड पावर का जमाना गुजर गया, अब सॉफ्ट पावर के जरिए रियासतों में सियासत भी की जा सकती है, अपना नैरेटिव भी आगे बढ़ाया जा सकता है, और अपना पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट पावर से, हार्ड पावर से नहीं। अगर ये रियलाइजेशन दुनिया को हो गई है तो फिर ये जो $9.2 बिलियन के एसेट फ्रीज किए हैं, ये एक ऐसा इमोरल एक्ट है। अगर वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं अफगानिस्तान में तो इस बेचारे तोते की जान तो मुश्किल में आएगी। अगर उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया, एक लार्ज स्केल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और वो असलहे के अंबार वो वहां छोड़ के गए हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, और ये 15,000 फौजी मुझे बखरियत वहां से निकलता नजर नहीं आता अगर तालिबान के साथ धोखा किया। जैन साहब, अभी पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, अपना 3 साल की कारकर्दगी, लेकिन एक सवाल अभी मेरे जहन में आया, जो सारा बड़ा खूबसूरत आपने बिल्ड किया, जिस तरीके से इश्यूज जिस तरफ जा रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि जी कोल्ड वॉर का एक पीरियड जो 60 साल 70 साल तक रहा है, अब ये दोबारा शुरू होने जा रहा है। ये इस कोल्ड वॉर में अब चाइना और रशिया एक तरफ, अमेरिका एक तरफ होंगे। अब तो प्रेडिक्शन भी वहाँ कर रहे हैं, अपने मकसद के लिए कर रहे हैं कि जी अगली जंग जो होगी वो चाइना और अमेरिका के दरमियान होगी। अभी मैं सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से चाइना और रशिया बड़ा वाज़े तौर पे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी अमेरिका बग़ैर किसी सियासी हल दिए बगैर यहाँ से जो गया है, यही वजह बनी है इस वक्त क्याओस पैदा हो चुका है वहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बात यह है कि अमेरिका की जरूरत नहीं है कि वो चाइना से डायरेक्ट टकराए। उन्होंने आज तक कभी किसी न्यूक्लियर पावर से डायरेक्ट टक्कर नहीं ली है, वो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल हुए और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जब वो रशिया डिसॉल्व हो गया या यूएसएसआर टूट के रशिया रह गया और वो 8 रियासतों में मुनकसिम हो गया, तो अब
मुआशी जंग का आगाज चाइना के खिलाफ हो चुका है। सही। चाइना, मैंने पहले कहा था कि सॉफ्ट पावर का दौर है। चाइना म्यूचुअल ग्रोथ की पॉलिसी लेके, मुआशी पॉलिसी लेके चलता है, वो फौज के जरिए नहीं जाते। इसकी पजीराई आज बांग्लादेश में हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, हम्बनटोटा में हो रही है। ईरान के साथ 450 बिलियन डॉलर्स का मुआहदा उन्होंने किया है। चाइना में वो, अफगानिस्तान में वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और रूस भी इस कॉरिडोर को, अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया यूज करके बॉम्ब वाटर्स तक आना चाहता है। ये प्रोबेबिलिटी है रीजन में एक मुआशी ग्रोथ की। अब इस ग्रोथ में अगर सॉफ्ट पावर के जरिए अमेरिका ऐसा चाहता है तो उसे रीजनल कंट्रीज को एतमाद में लेना होगा, लेकिन अगर वो दोबारा हार्ड पावर का सोचेगा तो अब ये ऑप्शन उसके पास रह नहीं गई। अब देखना ये है कि आगे चीजें कैसे डेवलप होती हैं, लेकिन जो चाइनीज मुआशी सूरत हाल है और जो चाइनी मुआशी ग्रोथ की पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है दुनिया में, उसकी पजीराई अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा हो रही है। तो अब अमेरिका को इस पर भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एनडीए से रा का जो गठजोड़ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब सूरत हाल आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से अभी बयान भी आया गुलबदीन हकमतियार साहब का, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस्तेमाल करने से बाज रहे। तो इंडिया का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर आप आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर? एनडीएस जो है वो अपनी मौत आप मर गई है। वो एनडीएस जो अशरफ गनी की, अब हुकूमत जो भी बनेगी उनकी एनडीएस होगी, उनकी नेशनल जो पॉलिसी है वो उनकी होगी। उन्होंने बड़ा वाज़ेह दो टोक कह दिया। ये हमने कहा था बयान है, बयान नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक पॉलिसी है अफगानों की कि उन्होंने अगर इस रीजन में सरवाइव करना है तो वो अपना प्लेटफॉर्म किसी को नहीं देंगे। और रॉ का कोई और एजेंडा नहीं है अफगानिस्तान में सिवाय इसके कि वो इस सरजमीन को यूज करे। और अजीत डोवाल अब तो खामोश भी नहीं रह सका, वो तो बिल्कुल उबल पड़ा है उस तमाम तर जहर आलूद प्रोपेगेंडे से कि हमारे साथ हुआ क्या है। उन्होंने तो उनकी आर्मी की तरबियत ही ये की थी, और वो जो उसकी स्टेटमेंट अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस फिर रही हैं, उससे बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी कराई थी कि जो तरबियत हमने अफगान नेशनल आर्मी की है वो तालिबान को सर नहीं उठाने देगी। और जनसाब इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनकी तरबियत नहीं की। हम चाह रहे थे कि हम तरबियत करें अफगान के, नहीं हम पाकिस्तान पर भी इल्जाम इसी तरह के लगते हैं। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, क्या खोया क्या पाया, तफसील से बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। बहुत सारे वादे थे, दावे थे, गो के 2 साल अभी बाकी हैं, लेकिन क्या लगता है आपको किस हद तक अमल दरामद करने में कामयाब हो पाई है? देखिए सोनिया, एक बात तो आप गैर जानबदार होकर आप इसको देखें तो ये बात माननी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के क्रिटिक्स भी हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि जिन हालात में हुकूमत मिली वो बड़े मुश्किल हालात थे। चलें, सब लोग हर दफ़ा यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 2008 में आई थी, वो भी यही कहती थी, 2013 में भी PMLN आई, उसने भी यही कहा। लेकिन एक सवाल जो अहम है वो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने पहली मरतबा जिसको कहना चाहिए माफिया से लड़ने का फैसला किया, कार्टेल तोड़ने की बात की, वो सारे आज भी इकट्ठे हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं है जनरल साहब की ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरीके से हाथ उठाया और उनके साथ काम नहीं किया। आज भी वो रफ्तार आप देख लें कि बड़ी कम है, वो सपोर्ट नहीं मिली इसलिए कि ये स्टेटस को तोड़ने के लिए आए थे और ये इनका दावा था। हाँ। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी बड़ी। अब देखें जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम, भले आप उसको कहें जी बेरोज़गार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड, फिर किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह है सुनिए कि गुर्बत जो है ना बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई भी कबर तोड़ महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। लेकिन 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं जिस पे मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी हुई है, जो जिसका मुझे ज़ाती तौर पे जब भी कोई जनरल साहब पूछता है मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने का हल है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला अदारा इतना तकड़ा बना दें, उसमें इतनी रिफॉर्म कर दें कि ये 22 करोड़ की आबादी में आज 20 लाख टैक्स पेयर हैं। और आप देख रहे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो 7 लाख से 5 लाख आ गई, पिछले साल का फिगर है। अगर यहाँ से टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाए, अभी ऑल टाइम हाई इन्होंने जिस तरीके से रखा है 5.6
ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू का टारगेट मौजूदा माली साल में रखा है। पिछले साल 5 ट्रिलियन का था, यानी 5000 अरब का, उसमें क्लोज टू 4.9 ट्रिलियन हो गया था। तो बड़ी अचीवमेंट है अगर ये हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये एक्सपोर्ट बड़े अरसे से स्टैगनेंट है। 25 बिलियन डॉलर का हमारा जो पिछले साल का टारगेट था वो किसी हद तक अचीव हुआ। अब 40 बिलियन डॉलर का जनरल साहब हदफ रखा है इस हुकूमत ने, और 2022-23 में हमारे तिजारत के वजीर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हदफ 50 बिलियन डॉलर का होगा, यानी एक्सपोर्ट का। अगर ये हो जाती हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, और सबसे बड़ा काम सोनिया के FBR में रिफॉर्म कर दी जाती हैं, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर तरीके से होती है। बेहतर हुई है, देखिए कुछ बेहतर हुई है, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी ताज़र लोग नहीं आ रहे, टैक्स नेट में आने के लिए तैयार नहीं। बड़ा मुश्किल काम है। नए फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं जेलों में भी बंद करेंगे। वो बात यह है कि कलेक्टिवली जब तक लोग अपना हिस्सा नहीं डालेंगे इस रियासत को, इस मुल्क को चलाने के लिए, तो फिर हमेशा हम कशकोल लेके फिरते रहेंगे। बेहतरीन तरीका है कि अपने अंदर के रिसोर्सेज जनरेट किए जाएं। वो FBR रिफॉर्म करने के बाद काम हो सकता है, जो माजरत के साथ इतना वहाँ पे काम नहीं हुआ। ठीक है जनरल साहब, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये भी नहीं हम कह सकते कि सब अच्छे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई बेहतरी नहीं है। जाहिर है बहुत सारे काम अभी करने को बाकी हैं, लेकिन जनरल साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अचीव क्या किया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से गवर्नमेंट में आई, क्या अचीवमेंट्स रही, क्या अच्छे काम किए जो आगे आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में उनके लिए फायदेमंद होंगे? जी थैंक यू वेरी मच। आने वाले दिनों में फायदेमंद होंगे या नहीं, लेकिन जो चीजें चंद एक बड़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर नाकामियों की भी बात करते हैं, बिकॉज इट्स अ मिक्स पैकेज। पहली बात यह है कि जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार पर काबू पाया है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें मुईशत को संभाला देने में बहुत सपोर्ट मिलेगी आने वाले वक्तों में। फिर मेगा डैम्स के ऊपर और वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर जो काम हो रहा है, ये अयूब खान के बाद वाहिद हुकूमत है जिसने आके करना शुरू किया है, और इसे मिलेनियम ऑफ डैम्स इसलिए कहते हैं कि 10 डैम्स पे, वाटर रिजर्वायर पे काम हो रहा है, और वो इन्हीं 10 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स और वो तंजीमें, मजहबी तंजीमें जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था सोसाइटी पूरी को, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक बड़ा तारीखी कदम है। और आज हम देखते हैं कि मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। ये इनकी एक और बड़ी अचीवमेंट है। माहौलियात के हवाले से सर काफी काम किया, माहौलियात के हवाले से बिलियन ट्रीज हैं या वो सब चीजें हैं, वो अच्छी है, बात हो जाएगी, आगे चलते भी रहेंगे। लेकिन जहां पर इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, जिसका अभी एहतशाम भाई ने जिक्र किया, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके, और जो पहले का फाइलर है उसको इस तरीके से निचोड़ा जा रहा है कि पिछले 10 साल का हिसाब ले आओ, पिछले 7 साल का हिसाब ले आओ, पिछले 5 सालों का हिसाब ले आओ, आपकी फ्ला रिटर्न में ये गड़बड़ थी। ये जो उन्हीं के ऊपर FBR हमलावर हो गया है, ये डिस्करेज कर रहा है लोगों को फाइलर बनने से। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई टैक्स रिफॉर्म्स करके इंसेंटिव नहीं दिया गया। टैक्सेस आर अनफेयर, बहुत हैवी टैक्सेस हैं, और उनके बावजूद टैक्स पेयर को कोई रिटर्न, कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। उसका कारोबार तबाह हो जाए, कोई वाली वारिस नहीं है। जिस किराए वाली बिल्डिंग का वो किराया दे रहा है, खुदा ना खास्ता कल वो गिर जाए, हुकूमत को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मल्टीपल टैक्सेस इस तरह लगाए जा रहे हैं, हत्ता कि आप देखो जो नेशनल सेविंग स्कीम है, जो उन पेंशनर्स और ओल्ड एज लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाई गई थी, जो न कारोबारी इस्तेदाद रखते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए 2-3 और सवाल पूछ लेते हैं, वक्त कम है। एक वो कहा जाता है कि जी बड़ा जिस बात पे जोर दिया गया कि 90 दिन के अंदर हम करप्शन का खात्मा करेंगे, वो आप देख लें वो नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी मानते हैं कि करप्शन बढ़ गई। एहतसाब जो है ना जी, वो किसी तरफ आप देख लें वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, आज तक एक बंदे को सजा नहीं हुई। इन 2 इशूज के बारे में क्या कहेंगे? इस मुल्क में इन्होंने जो हुकूमत सिंसियरली करना चाहती है, लेकिन जो माफियाज हैं और जो पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें, वो इस मुल्क में कोई प्रोग्रेस होने नहीं देते। पहली बात यह है जितनी रेलवे की जमीनों और शामिलात पर कब्जे हैं, उन्होंने जाकर अदालतों में रिट फाइल कर दी है, स्टे लेके आ गए हैं, तारीखों पे आज एक अच्छी बात हुई है, एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया है कि अब गवर्नमेंट की जमीन पे जो वागुजार कराई जाएगी अदालतों में कोई नहीं चैलेंज हो सकेगा। देखिए
हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन ये वो हुकूमत है, इस सिंसेरिटी के साथ 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी अगर वो पूरे मुल्क को रिफॉर्म करना चाहते हैं सही। लेकिन अब वही एलिमेंट जो इक़्तिदार में है, वही एलिमेंट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हाँ। वही जो मिडिल मैन है, वो इस हुकूमत को कहीं भी कदम उठाने की इजाजत नहीं दे रहे। माफिया से जिनका मुकाबला करना पड़ रहा है। जनरल साहब, Yes. एक और अहम इशू, पूरे पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम भी पीटीआई के मंशूर का हिस्सा था। अब इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होगा। नहीं, लोग होने दे रहे, मुश्किलात तो पैदा सर, कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो यही किस कह रहा हद हूं। तक बेहतरी होगी? ये बहुत बेहतरी होगी। एक आम आदमी को वही तालीम मिल सकेगी जो ख्वास को मिलती है। और इसी तरह जो सराइकी सूबे का वादा किया गया था, अगर सराइकी लोगों की कोई मदद करनी है, उनके जख्मों पर मरहम रखनी है, उनको एट पार लाना है सेंट्रल पंजाब के साथ, तो फिर उनके साथ सूबे का वादा भी इन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर ये कर गए तो नेक्स्ट 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, उस पे क्या कहेंगे जनरल साहब? अच्छा, घरों पर तो काम शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में अभी एक ख्वाब ही है, क्योंकि इनके वादे और एक्सपेक्टेशन का बार वो था जो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी का तो ख्वाब हो तो वो डिलीवर कर सकता था, लेकिन कोalition हुकूमत जो एक धागे से अटकी हुई है, उसमें इतने बड़े वादे पूरे नहीं हो सकते। मैं समझता हूं अगर ये सराइकी सूबा भी बना गए तो इनको बहुत बड़ी कामयाबी लास्ट 30 सेकंड्स हैं। मैं सिर्फ इनको ये कहूंगा कि जिस तरीके से जिन चीज़ों पे काम किया गया है, शुरू किया गया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। टाइम बड़ा थोड़ा है, 2 बड़े काम, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज अगला इलेक्शन जीतने में दुश्वारियां। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और अगर अगला इलेक्शन जीतना है तो फिर अवाम को रिलीफ देना होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जनरल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।